हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 11 में प्रश्न नंबर 8 तक लघुत्तरी प्रश्नों के इस राजन सीरीज में पढ़ा था। आपको पता लघुत्तरी प्रश्न 2 नंबर का आता है। तो चलिए, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और सेकंड सेमेस्टर वाले और जो भी डीएलएड करते हैं उनको इस चैनल को शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जुड़ के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9। तो लॉर्ड कर्जन के शिक्षा संबंधी सुझावों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का योगदान लिखिए। तो भारत प्रारंभिक शिक्षा के जो नवीन प्रयास किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसकी क्या योगदान था और उसके क्या सुझाव थे, उस पर टिप्पणी करना है। ये प्रश्न 2020 और 2023 में पूछा है, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है। तो देखिए, कर्जन का कठोर एवं निरंकुश शासक होने के कारण राष्ट्रीय आंदोलन का विरोधी होना नितांत स्वाभाविक था, और इसलिए भारतीयों द्वारा उससे घृणा किया जाना भी स्वाभाविक था। आपको पता है 1947 से पहले जब ब्रिटिश हुकूमत था, तो उसमें लॉर्ड कर्जन जो था वो निरंकुश और कठोर शासक था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना चाहता था कि वो देश आज़ाद ना हो, वो क्योंकि वो अंग्रेज था। तो इससे भारतीय लोग क्या करते थे, घृणा करेंगे, करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये देश विरोधी था। लॉर्ड कर्जन का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पक्ष के अंतर्गत आती है कर्जन की असाधारण विद्वता एवं इस विद्वता के फलस्वरूप शिक्षा में उसकी अभिरुचि। ठीक है। तो कर्जन जो था, भले ही वो चाहता था कि हिंदुस्तान गुलाम ही रहे, लेकिन उसके अंदर असाधारण विद्वता थी, और उसी विद्वता के कारण उसने क्या किया, वो इंटरेस्ट लिया भारतीय शिक्षा को सुधारने में। तो वह अंग्रेजी का उतना ही धुरंधर विद्वान था। अंग्रेजी का बहुत धुरंधर विद्वान था लॉर्ड कर्जन, जितना कि मैकाले था। तो मैकाले की भी शिक्षा नीति आई थी और लॉर्ड कर्जन की भी शिक्षा नीति आई थी। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मैकाले दोनों ही बहुत धुरंधर थे इंग्लिश के। नुरुल्लाह व नायक के अनुसार तो कर्जन से श्रेष्ठतर मानसिक क्षमता का कोई वायसराय भारत में उस समय तक कभी नहीं आया था। ठीक है। तो जो कोई उस टाइम भारतीय थे, नुरुल्लाह व नायक थे, उन्होंने कहा था कि, अगर वो लोग देख के ही बोले होंगे कि कर्जन इतना अभी तक भारत में जितने भी वायसराय आए हैं, ठीक है, वायसराय के रूप में भारत में आए, कंपनी की शासन की ओर करने से अधिकारी बन के, तो कर्जन से श्रेष्ठतर मानसिक क्षमता का अभी तक कोई भी वायसराय अभी तक भारत में नहीं आया है। देखिए, कर्जन में प्रशासकीय क्षमता, ठीक है, यानी कि शासन प्रशासन को चलाने वाली जो क्षमता होती है, एवं मानसिक योग्यता यानी कि उसकी मेंटल एबिलिटी बहुत तेज था, जिसका सजीव सम्मिश्रण था। इस सम्मिश्रण के कारण उसकी यह धारणा थी कि शिक्षा में सुधार करके ही प्रशासन में सुधार किया जा सकता था। अंग्रेज पहले क्या करते थे, शिक्षा को बढ़ावा देते थे, जिससे अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश हुकूमत क्या हो, अच्छे से चले, सुचारू रूप से चलेगा कब, जब शिक्षित लोग रहेंगे। ठीक है। शरीर से तो वो रहेंगे हिंदुस्तानी, शरीर से रहेंगे हिंदुस्तानी, लेकिन शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्तर पर वो क्या रहेंगे, ब्रिटिश जैसा सोच रखेंगे। तो हिंदुस्तानियों से ब्रिटिश जैसा सोच लाके उनके दिमाग में भारत पे हुकूमत करने का इनका प्लान था। ये बहुत दिमाग से खेलते थे। इस सम्मिश्रण के कारण उसकी यह धारणा थी कि शिक्षा में सुधार करके ही प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। तो शिक्षा के विभिन्न अंगों में सुधार करने के विचार से उसने पूर्व शिमला शिक्षा सम्मेलन का स्वयं सभापतित्व किया। तो लॉर्ड कर्जन ने इस शिक्षा को सुधारने के लिए उसने क्या किया, शिमला में शिक्षा सम्मेलन का स्वयं यानी कि सभापति वो खुद बना। उसके पश्चात उसने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, जो आप सुनते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसकी नींव यहीं से रखा गया था, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करवाया और शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव
प्रकाशित किया। तो लॉर्ड कर्जन के इतने योगदान थे भारतीय शिक्षा को, उसने निरंकुश शासन होते होते हुए क्या किया, भारत में उससे ज्यादा कोई श्रेष्ठतर वायसराय अभी तक नहीं आया था, और भारतीय प्रशासन को चलाने के लिए शिमला शिक्षा का सभापति हुआ। उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का वो अधिनियम पारित करवाया और शिक्षा नीति के बारे में सुझाव और प्रस्ताव पेश किया था उस टाइम सरकार की ओर से। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 10, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तो ये 1902 की बात हो रही है, की नियुक्ति के क्या कारण थे। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 की नियुक्ति के क्या कारण थे। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के नियुक्ति के कारण निम्न थे। आयोग की नियुक्ति के अंतर्गत 4 मुख्य कारण थे यथा, पहला था विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों की संख्या में अत्यंत तीव्र वृद्धि होने के कारण विश्वविद्यालयों पर इतना कार्यभार हो गया था कि वे अपने कर्तव्यों को कुशलता से पालन नहीं कर सकते थे। इसके फलस्वरूप कॉलेजों का शिक्षण स्तर निम्न हो गया था। तो ये आपका भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के जब क्यों लाया गया, तो इसलिए लाया गया था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कि जो विश्वविद्यालय थे उस टाइम इतना अफिलिएटेड कॉलेज थे, उनका सारा कागजी कार्रवाई करने में विश्वविद्यालयों को बहुत कठिनाई होता था और कार्य को पारदर्शी और सुचारू रूप से न हो पाने के कारण ही क्या किया गया, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग लाया गया 1902 में। दूसरा का कारण था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 लाने का, तो पंजाब विश्वविद्यालय के अतिरिक्त भारत के समस्त विश्वविद्यालयों का संगठन लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मानकर किया गया। मतलब ये लंदन विश्वविद्यालय मेन विश्वविद्यालय हो गया, बाकी जो पंजाब विश्वविद्यालय हुआ या कोई भी भारत में विश्वविद्यालय था उसी से लंदन विश्वविद्यालय से क्या किया गया, कनेक्ट किया गया। ठीक है, लंदन विश्वविद्यालय का सन 1898 में पुनर्संगठन हो गया, यानी कि दोबारा से इसको बनाया गया। तो लंदन विश्वविद्यालय 1898 में ही बन गया था, तो उसी को 1902 में आदर्श मानते हुए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग में लंदन विश्वविद्यालय को क्या किया, आदर्श मान लिया, क्योंकि ये अंग्रेज अपनी चीजों को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते थे। अतः भारतीय विश्वविद्यालयों को उसके अनुरूप परिवर्तित किया जाना जरूरी था। तो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ही क्या करना चाहते थे ये अंग्रेज, कि जो 1898 में बना था लंदन विश्वविद्यालय, उसी के तर्ज पर उसी के अनुरूप क्या हुआ, परिवर्तित किया गया था भारत में जो विद्यालय थे, विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय या उस टाइम जितने भी विश्वविद्यालय थे। इसीलिए भारतीय शिक्षा आयोग 1902 लाए थे सब। थर्ड, विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने एवं मान्यता देने का कार्य करते थे। ठीक है, विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने और मान्यता देने का कार्य करते थे, उनमें शिक्षण की जो उनका मुख्य कार्य था कोई व्यवस्था नहीं थी। तो विश्वविद्यालय बस क्या करता था, एग्जाम ले लेता था और मान्यता दे देता था। ठीक है, यही 2 कार्य करता था, बाकी कोई और कार्य जो पढ़ाना लिखाना है, क्लास कैसे अटेंड करना है, ये नहीं देखते थे सब। चौथा, सीनेट के सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक थी और उनमें विश्वविद्यालय के अध्यापकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था। उपर्युक्त आदर्श को प्राप्त करने एवं कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के, ये जो इंग्लैंड का संसद है उसी को सीनेट कहते हैं, तो सीनेट के सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक थी और उनमें विश्वविद्यालय के अध्यापकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था। यानी कि जो उस टाइम जो इंग्लिश, जो लंदन में इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश का जो संसद था, उस संसद में कोई प्रोफेसर वगैरह नहीं था यूनिवर्सिटी का, तो इसीलिए क्या हुआ, भारतीय शिक्षा आयोग 1902 लाया गया लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पे, जो जिसका 1898 में पुनर्गठन हुआ था। हेतु लॉर्ड कर्जन ने 27 जनवरी 1902, ठीक है, 1902 कब, 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी। तो 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, गोपाल कृष्ण गोखले का प्राथमिक शिक्षा संबंधी सभी को सुलभ कराने में क्या योगदान रहा। तो गोपाल कृष्ण गोखले का प्राथमिक शिक्षा को सभी को सुलभ कराने में जो योगदान था, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 ईस्वी में विधानसभा के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि यह सभा प्रस्ताव करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का कार्य आरंभ कर दिया जाए। तो 1910 ईस्वी में विधानसभा के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि यह सभा प्रस्ताव करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का कार्य आरंभ कर दिया जाए।
तथा इस कार्य के लिए सरकारी व गैर सरकारी लोगों का एक आयोग शीघ्र ही बने जो निश्चित उपायों को तैयार करे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कहा कि 1910 में भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को जल्द से जल्द प्रस्तावित किया जाए और जो भी सरकारी और गैर सरकारी लोगों को क्या किया जाए, आयोग बना करके इसको लागू किया जाए। देखिए कुछ उन्होंने प्रस्ताव रखे थे। तो पहला प्रस्ताव उनका था, प्राथमिक शिक्षा वहां अनिवार्य होगी जहां पर पहले से ही 33% बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। दूसरा, ऐसी शिक्षा 6 से 10 वर्ष के बालक हेतु होगी, न कि बालिकाओं के लिए। सी, यानी कि जो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा थी उसमें 6 से 10 वर्ष के बालक की ही बात की गई थी, बालिकाओं की नहीं। इस शिक्षा का भार स्थानीय संस्थाएं व प्रांतीय संस्कार 1:2 के अनुपात में वहन करेंगी। यानी कि 1:2 के अनुपात में जो भी वहाँ का मान लीजिए प्राइमरी स्कूल का जो स्थानीय संस्था होगी, ठीक है, मान लीजिए न्याय पंचायत होगी, चाहे विद्यालय होगा, चाहे विद्यालय समिति होगी, वो और वो क्या करेगी, एक मान लीजिए 1 रुपया खर्च कर रही है तो प्रांतीय सरकार क्या करेगी, उस स्टेट की सरकार 2 रुपया खर्च करेगी। तो 1:2 के अनुपात में क्या होता था, ये वहन करने का रूल बना था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में विधानसभा में ही प्रस्ताव रखा था कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो और इसमें सरकारी और गैर सरकारी लोगों को रखा जाए और जहाँ पे 33% हो वहीं पे ये प्राथमिक शिक्षा लागू किया जाए और 6 से 10 वर्ष के बालकों के लिए हो, बालिकाओं के लिए नहीं हो। और शिक्षा का भार स्थानीय संस्था एक एक 1% और प्रांतीय सरकार 2% के रूप में वहन करें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है, कोठारी आयोग के गुणों का वर्णन कीजिए। तो कोठारी आयोग के प्रमुख गुणों का विवरण इस प्रकार है, अधिकाधिक लोगों से शिक्षा ग्रहण करने हेतु आग्रह करना। कोठारी आयोग क्या कहता था, अधिक से अधिक लोग शिक्षित हों, नवीन प्रयोगों एवं शोध कार्यों को प्रोत्साहन देना, ठीक है, नए नए एक्सपेरिमेंट और नए नए रिसर्च को प्रोत्साहन देना, शिक्षा के पुनर्संगठन द्वारा उसे उपयोगी बनाए जाने के व्यवहारिक प्रतिरूप का सुझाव प्राप्त होना, ठीक है, शिक्षा को क्या करना, पुनर्संगठित करना, दोबारा उसमें नए नए प्रयोग, नए नए खोज, नए नए सुधार लाना और उसे जनता के लिए उपयोगी बनाना और व्यवहारिक रूप से समझाना, रटन रटन पद्धति को नहीं लाना। शिक्षा का सर्वांगीण विकास करना, ये तो सब जगह रहेगा। शिक्षा पर अधिकाधिक धन व्यय किए जाने का सुझाव, तो शिक्षा पर अधिक से अधिक पैसे, विद्यालय में जब पैसे आएंगे तो क्या होगा, विद्यालय का विकास होगा, अध्यापकों का वेतन हो जाएगा, विद्यालय का बिल्डिंग हो गया, रख रखाव, क्लास, ये सब पैसा से ही बनेगा। शिक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन में महत्वपूर्ण परिवर्तन, ठीक है, शिक्षा प्रणाली के लिए क्या लिया गया, नई नई शिक्षा नीतियां लाई गई, मूल्यांकन के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। तो कोठारी आयोग के गुणों का यही कार्य था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 13 है, कोठारी आयोग के दोषों का वर्णन कीजिए। देखिए जब कोठारी आयोग के कुछ गुण थे तो उसके कुछ दोष तो होना ही है। तो कोठारी आयोग के दोषों का वर्णन हम लोग चलिए पढ़ते हैं। कोठारी आयोग के दोष, कोठारी आयोग के प्रमुख दोषों का विवरण निम्न प्रकार है। पहला था, इस आयोग को पूर्ण रूपेण क्रियान्वित रूप से गांधी जी की बेसिक शिक्षा का प्रत्यय समाप्त हो जाएगा, ठीक है, जो गांधी जी बेसिक एजुकेशन लाए थे उसी के तर्ज पे था, तो गांधी जी का जो सपना था वो चूर चूर हो जाता है। सेकेंड, कोठारी आयोग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा पर बल देने के कारण बालकों का नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास रुक जाना, ठीक है, ये जो कोठारी आयोग था ये बस साइंस और टेक्नोलॉजी पे क्या था, टिका हुआ था, इसमें बच्चों के नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के विकास के बारे में बात नहीं की गई थी, ये सबसे बड़ा दोष था। अंग्रेजी पर जोर देने से भारतीय भाषाओं का विकास अवरुद्ध हो जाएगा, अंग्रेजी पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था कोठारी आयोग द्वारा, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो भी भारतीय भाषाएं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, भोजपुरी, ठीक है, ये जो भारतीय भाषाएं थी इसका वर्चस्व क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, इसका वर्चस्व कम हो जाता है, ये कोठारी आयोग की वजह से। चौथा,
संस्कृति यानी कि कल्चर के अध्ययन, जो भारतीय कल्चर के अध्ययन के अभाव में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का लोप हो जा रहा था। यानी कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अभाव में क्या हो रहा था, जो भी भारतीय सभ्यता संस्कृति रहन सहन खान पान है ये भारतीय सभ्यता का, वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे लोप हो रहा था, धीरे धीरे विलुप्त हो रहा था। तो ये कोठारी आयोग के दोषों का वर्णन था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय शिक्षा आयोग के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय शिक्षा आयोग का क्या प्रभाव था, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो भारतीय शिक्षा आयोग, तो शिक्षा आयोग 1964-66 की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया। तो 1964 और 66 के जो शिक्षा आयोग था उसके सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया, उससे 24 जुलाई 1968। तो जो शिक्षा आयोग था आपका 1964-66, इसके सिफारिश पे 24 जुलाई 1968 को क्या किया गया, शिक्षा नीति को घोषित किया गया था। पूरे देश में क्लास 10th प्लस 2 12th प्लस 3 साल का ग्रेजुएशन शिक्षा संरचना लागू करने हेतु प्रयास शुरू हुए और एनसीईआरटी ने प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार की। ठीक है, 1964-66 में भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 24 जुलाई 1968 का निर्माण हुआ। और ज्यों ये 24 जुलाई 1968 को निर्माण हुआ, उसके तुरंत बाद ही एनसीईआरटी ने क्या किया, सिलेबस डिसाइड कर दिया कक्षा 10 तक के। यानी कि स्टार्टिंग का जो प्रथम 10 वर्ष है, जो 10 वर्ष एजुकेशन चलेगा, उसके लिए पाठ्यचर्या करिकुलम सिलेबस डिसाइड कर दिया, जिसमें त्रिभाषा सूत्र के आधार पर 3 भाषाओं का अध्ययन। उसमें क्या था, जो सबसे पहली जो शिक्षा नीति हम लोग की आई थी, जो भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 के सिफारिश पर 24 जुलाई 1968 को शिक्षा नीति घोषित किया गया। उसके बाद एनसीईआरटी ने क्या किया, 10 वर्षीय पाठ्यक्रम लागू कर दिया। उसमें ट्राई लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र के आधार पर 3 भाषाओं का अध्ययन करने पर जोर दिया गया। देश का आधुनिकीकरण करने के लिए विज्ञान, ठीक है, साइंस और गणित का अध्ययन और माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर क्या होने लगा, व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करने हेतु कार्यक्रम को अनिवार्य किया गया तथा कुछ प्रांतों में इस आधार पर प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया और उसे चालू किया गया। उच्च शिक्षा में डिग्री कोर्स को 3 वर्षीय कर दिया गया। तो इसी टाइम से ये चला आ रहा था अभी तक नियम, तो 3 वर्षीय कर दिया गया। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, जो माध्यमिक में क्या चलता था, उच्च शिक्षा चलता था, उसकी तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा के विस्तार के साथ साथ उनके उन्नयन हेतु ठोस कदम उठाए गए थे। साथ ही शिक्षक शिक्षा में सुधार होने शुरू हुए और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों को व्यापक बनाया गया था। इस आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए जो सुझाव दिए उनका अनुपालन भी प्रारंभ हुआ। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निर्माण भी इसी आधार पर किया गया। यानी कि 1964-66 में आपका भारतीय शिक्षा आयोग आया, भारतीय शिक्षा आयोग आया। उसके बाद 24 जुलाई आपका 24 जुलाई 1968 को ये भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नींव रखी गई थी। तो इस प्रकार स्टार्टिंग के जो, और क्या किया, जो एनसीईआरटी था, एनसीईआरटी इसने पाठ्यचर्या को डिसाइड किया और त्रिभाषा यानी कि ट्राई लैंग्वेज फार्मूला, 3 भारतीय भाषाओं का अध्ययन शुरू हुआ और स्टार्टिंग के 10 वर्ष के लिए पाठ्यक्रम डिसाइड हुआ, जिसमें माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा थी और उच्च शिक्षा पे भी तकनीकी शिक्षा और प्रबंध शिक्षा का विस्तार हुआ और प्राथमिक शिक्षा भी आपका स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार आपका क्या था, भारतीय शिक्षा आयोग के प्रभाव का वर्णन। तो भारतीय शिक्षा आयोग का यही प्रभाव था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ये हर साल पूछता है। प्रश्न नंबर 15, यशपाल समिति के सुझाव अथवा रिपोर्ट का सारांश लिखिए। 2022 में पूछा है। तो यशपाल समिति के सुझाव अथवा रिपोर्ट का सारांश क्या है? अथवा यशपाल समिति का उल्लेख कीजिए, अथवा शिक्षा बिना बोझ के। जब ये आ जाएगा शिक्षा बिना बोझ के, तो दिमाग में खट से आ जाना चाहिए कि यशपाल समिति की बात हो रही है। तो इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे, ये भी 2023 में पूछे। देखिए 2022 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है, तो 2024 में भी पूछेगा। यशपाल समिति, यशपाल कमिटी। बस्ते के बोझ को कम करना, इस समस्या के समाधान हेतु केंद्रीय सरकार ने 1992 में श्री यशपाल जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। तो बच्चों पर ज़्यादा बोझ ना हो शारीरिक रूप से, मान लीजिए बस्ते का बोझ हो जाएगा और एक मानसिक बोझ हो जाएगा, तो उस बोझ को कम करने के लिए केंद्रीय सरकार ने 1992 में श्री यशपाल जी थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1993 में प्रस्तुत की। 1992 में समिति का गठन हुआ और 19 अगस्त 1993 में प्रस्तुत की। इसमें बस्ते के बोझ को कम करने के स्थान पर और बढ़ाते हैं। अतः सरकार ने इसकी समीक्षा के लिए श्री वाई एन चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया। ठीक है, ये जो नाम था, बस्ते के बोझ को कम करने के स्थान पर क्या करते हैं, यशपाल कमेटी और बढ़ा देती है। तो इसी चीज के लिए वाई एन जो चतुर्वेदी थे, वाई एन चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया। इस दल ने पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने के स्थान पर प्राथमिक स्तर पर प्रवेश की आयु बढ़ाने, ठीक है, विद्यालय कार्य दिवस बढ़ाने, ठीक है, प्रवेश की आयु बढ़ा दिया और विद्यालय में ज़्यादा दिन कार्य दिवस बढ़ा दिया। विद्यालय में ज़्यादा दिन क्या हो, पढ़ाई हो, क्लास चले, विद्यालय खुला रहे। तो विद्यालय का कार्य दिवस बढ़ाने पर, विद्यालयों की स्थिति सुधारने और पाठ्य पुस्तकों में सुधार करने पर जोर दिया। तो जो श्री वाई एन चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता में एक दल गठित हुआ, जब यशपाल कमेटी क्या किया, शिक्षा बिना बोझ के बढ़ाने के बजाय क्या किया, और बस्ते का बोझ बढ़ा दिया गया। तो श्री वाई एन चतुर्वेदी की अध्यक्षता में क्या किया गया, एक दल का गठन हुआ, जिसमें प्रवेश की आयु बढ़ा दिया गया, विद्यालय कार्य दिवस को बढ़ा दिया गया और विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए क्या किया गया, पाठ्य पुस्तकों का सुधार पर जोर दिया गया। साथ ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव असेसमेंट। तो कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव असेसमेंट, इसको कहते हैं सीसीए। ये पूछता है सीसीए पर बल दिया। हमारी दृष्टि से इसके लिए निम्नलिखित उपाय कारगर सिद्ध हो सकते हैं। पहला क्या है, आजकल ज्ञान असीमित है। ठीक है, आजकल हर जगह चारों तरफ जहां जाइए तहां ज्ञान पसरा हुआ है, आपको लेना है बस ज्ञान। किशोरों की ग्रहण क्षमता सीमित है। ज्ञान असीमित है, ज्ञान बहुत क्या, बहुत ज्यादा, लेकिन जो किशोर हैं उनके ज्ञान को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी वह क्या है, बहुत कम है। सब कुछ माध्यमिक शिक्षा की झोली में डाल देने की प्रवृत्ति का त्याग किया जाए। जब बच्चे को माध्यमिक शिक्षा में ही सब कुछ पढ़ा देंगे तो आगे क्या पढ़ेगा। जन चेतना संबंधी प्रकरणों को औपचारिक शिक्षा की पाठ्यचर्या का अंग बनाने के स्थान पर वह कार्य जन संचार के माध्यमों द्वारा किया जाए। ठीक है, टेलीविजन वगैरह के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है, उस स्थिति में माध्यमिक स्तर की वर्तमान पाठ्यचर्या का बोझ लगभग 5% कम हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या था उनका सुझाव, माध्यमिक स्तर पर केवल मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य हो। तो माध्यमिक स्तर पर क्या होना चाहिए, मातृभाषा भी था और क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य हो। हाँ, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं हेतु अन्य एक दो भाषाएं सीखने की सुविधा अवश्य प्रदान की जाए। ठीक है, जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं उनके लिए अलग से थोड़ा सा व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे एवरेज है, औसत है समझने में, पढ़ने में, तो उनको मातृभाषा और देसी भाषा, क्षेत्रीय भाषा में ही समझाने का प्रयास किया जाए।
समय की मांग के अनुसार किसी भी माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रभाषा हिंदी एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के अध्ययन की सुविधा अवश्य हो। तो ये क्या चाहते थे श्री वाई एन चतुर्वेदी जी कि बस आप राष्ट्रभाषा हिंदी, ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश के अलावा आप और भी इंटरनेशनल लैंग्वेज पढ़ाइए। जैसे मान लीजिए कोई भी लैंग्वेज हो गया, चाइनीज़, जापानी, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज, तो जो भी लैंग्वेज है, तो ये जो लैंग्वेज होगा इसको छोड़ कर भारतीय भाषाओं को छोड़ के इंटरनेशनल लैंग्वेज भी पढ़ाया जाए। औसत बच्चों पर दो अन्य भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य न करने से वर्तमान पाठ्यचर्या का बोझ लगभग 20% और कम हो जाएगा। यानी कि जो बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा औसत हैं, ज़्यादा उनकी ग्रहण क्षमता नहीं है, वहन क्षमता ज़्यादा नहीं है, तो उनको क्या किया जाए, वर्तमान पाठ्यचर्या का बोझ 20% कैसे कम होगा, उन पर एक दो भाषा ही उन्हें पढ़ाया जाए, ज़्यादा भाषाएं ना पढ़ाई जाए उन्हें। उस स्थिति में इस स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन भी कम हो जाएगा। तो मैंने आपको अपव्यय एवं अवरोधन वर्ड का क्या मतलब होता है अति लघुत्तरी प्रश्नों के सीरीज में पढ़ा दिया है, तो वहां से जा करके देख लीजिएगा। थर्ड, वर्तमान समय में माध्यमिक स्तर पर विज्ञान और गणित का जो पाठ्यक्रम है, तो वर्तमान समय में जो माध्यमिक स्तर पर क्या है, विज्ञान और गणित का जो पाठ्यक्रम है वह सैद्धांतिक अधिक है, ठीक है, वो थ्योरेटिकल अधिक है और अनुप्रयोग आधारित कम है। यानी कि जो माध्यमिक स्तर पर बस क्या पढ़ाया जा रहा था, थ्योरी पढ़वाया जा रहा है और प्रैक्टिकल नहीं करवाया जा रहा है, तो ये क्या है, वाई एन चतुर्वेदी के अनुसार ये गलत है। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को क्या होना चाहिए, 50-50% पे होना चाहिए। उसे भी औसत बच्चों की आवश्यकता अनुसार विकसित करने की जरूरत है, तब बच्चों की उसमें रुचि होना स्वाभाविक है। जब बच्चों को क्या होगा, जो औसत बच्चे होंगे उन्हें क्लास में समझ में आएगा थ्योरी और प्रैक्टिकल, तभी क्या करेंगे, वो उसमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेंगे। इससे इससे भी इस स्तर पर पाठ्यचर्या का बोझ लगभग 5% कम होगा। और अपव्यय एवं अवरोधन में भी कमी आएगी। इस प्रकार हम लोग यशपाल समिति और वाई एन चतुर्वेदी जी के सुझावों को पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग खत्म करते हैं यहीं पे। कल से पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो हमारे चैनल को सेकेंड सेमेस्टर वाले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जय हिंद।